नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। थ्रोटल असेंबली में एएमसीए के 1:1 स्केल मॉडल पर काम हुआ शुरू। डीआरडीओ परले शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से तैयार की गरुड़ा 105 गो एनीवेयर गन को। पाकिस्तानी मीडिया का दावा हुआ फेल। चाइना के PL-15E मिसाइल की रेंज है 145 किलोमीटर। अब भारत में होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। ताइवान के साथ हो सकती है $7.5 अरब की मेगा डील। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने फतेह की दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी। एक बार फिर आया रूस का धोखा सामने। ड्रैगन को परमाणु पनडुब्बी दे सकता है रशिया। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो एएमसीए प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। थ्रोटल असेंबली में एएमसीए के 1:1 स्केल मॉडल पर काम शुरू हो गया है और इसका जो फुल स्केल मॉडल होगा वो 4000 किलोग्राम का होगा, जिसे कि अगले 6 महीनों में प्रदर्शित किया जाएगा। मेधानी ग्रुप जो पहले से ही टाइटेनियम एलॉय मटेरियल को वेम टेक्नोलॉजी को सप्लाई कर चुकी है, जिससे कि एएमसीए का फुल स्केल मॉडल बनाया जाएगा। फुल स्केल मॉडल को आउटडोर रडार क्रॉस सेक्शन टेस्ट फैसिलिटी में भेजा जाएगा 2022 तक, जहां इसके डिजाइन और रडार क्रॉस सेक्शन का मेजरमेंट और वैलिडेशन किया जाएगा। साथ ही इसके स्टील्थ विशेषताओं को भी परखा जाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सुझाव दिया है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसका फ्लटर टेस्ट करेगा, वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जिसमें कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एएमसीए एक सेफ और फ्री है किसी भी तरीके के वाइब्रेशन यानी कि कंपन से। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है फ्लाइट टेस्ट के दौरान किसी भी तरीके का वाइब्रेशन ना होना। इसके बाद फ्लटर एनालिसिस होगा और एक मिसाइल को फायर किया जाएगा और एक ड्रॉप टैंक को इजेक्ट भी किया जाएगा और उसके बाद इसके वेपन बे का ओपनिंग और क्लोजिंग का भी फ्लटर एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा बाद के चरणों में एएमसीए के कम्युनिकेशन, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी टेस्ट किया जाएगा। यानी कि लगातार और काफी तेजी से काम हो रहा है एएमसीए के ऊपर, क्योंकि डेडलाइन ऑलरेडी डिसाइड की जा चुकी है और उस डेडलाइन से पहले हमें एएमसीए को पूरा करना है। डीआरडीओ चाइना के खिलाफ अपनी परले शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिसे कि टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के तौर पर बनाया जा रहा है और इसे थिएटर लेवल पर रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि रशिया की मिसाइल और चाइना की DF-12 है। परले की रेंज 500 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है अपने टारगेट के खिलाफ। परले मिसाइल को मोबाइल कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा कन्वेंशनल स्ट्राइक करने में, खासतौर पर LAC में। कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने कहा कि उसने स्वदेशी तौर पर गरुड़ 105 गो एनीवेयर गन बनाई है, जो कि भारतीय सेना की अल्ट्रा लाइट वेट मोबाइल गन सिस्टम बन सकती है, खासकर की माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए। ये 105 mm/37 कैलिबर का मोबाइल वेपन सिस्टम है, जिसकी 360 डिग्री तक फायरिंग क्षमता है और इसका वजन है 5.5 टन और इसे भारतीय सेना में मौजूद किसी भी तरीके के सर्विसिंग व्हीकल्स पर लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें शूट और स्कॉट की क्षमता भी है। यही नहीं, गरुड़ा 105 गो एनीवेयर गन में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्ट रिकॉइल टेक्नोलॉजी लगी है। साथ ही इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है और इसे 4x4 के व्हीकल्स पर लगाया जा सकता है। और गरुड़ा 105 पहाड़ों के हिसाब से तैयार की गई है और इसकी मैन्युअलिटी भी काफी बेहतर होगी। यही नहीं, इसमें ऑन बोर्ड फायर कंट्रोल पैनल लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एलिवेशन सिस्टम भी लगाया गया है। चीन की आड़ में भारत से टक्कर लेने को चला है, उसके होश अब फाख्ता हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान भारत के राफेल से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है और चाइना पर इतना भरोसा करता है कि चाइना की PL-15 मिसाइल, उसका कंपैरिजन वो मैच्योर मिसाइल से करता है, जो कि भारत के सभी 36 राफेल विमानों में लगाई गई है। लेकिन हाल ही में चाइना का एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसमें PL-15 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी जो रेंज है 145 किलोमीटर है, जिसे आने वाले JF-17 ब्लॉक 3 में लगाया जाएगा। जहां चाइना की PL-15 एक कन्वेंशनल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, तो मैच्योर एडवांस एयर ब्रीथिंग रैमजेट मोटर का इस्तेमाल करती है, जो कि मैच्योर मिसाइल को एक बेहतरीन मैन्युअलिटी प्रदान करता है। इसलिए तो दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इतने चिड़े हुए हैं कि भारत के पास टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी है, टॉप लेवल की मिसाइल्स हैं, जिनका तोड़ इनके पास नहीं है और ये केवल अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और कभी ना कभी वो तो सामने आती है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के वेबनार में
इस बात की जानकारी दी कि नियंत्रण रेखा के पास स्थिति काफी अच्छी है। हम अपने सैनिकों की तैनाती और नियंत्रण के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हो रहा है उसे लेकर हमें चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है और कश्मीर के लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कश्मीर में हालात व्यापक रूप से अच्छे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जी ने कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, लोगों को कमरे तक नहीं मिल रहे हैं। कश्मीर के लोग भी काफी खुश हैं। अब उनको अलगाववादियों का खेल समझ में आ गया है। पूरी दुनिया इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसके कारण कार, मोबाइल फोन और दूसरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर इसका उत्पादन का असर पड़ रहा है। भारत अब इस समस्या को दूर करने के लिए ताइवान के साथ एक मेगा डील करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ताइवान के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में एक सौदे पर चर्चा के लिए मुलाकात की है, जिसके तहत 7.5 अरब डॉलर की लागत से भारत में चिप प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की सप्लाई होगी। सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक कमी के कारण कई देश और मल्टीनेशनल कंपनियां चिंतित है, क्योंकि इसने उत्पादन और बिक्री को काफी हद तक प्रभावित किया है और हाल ही में इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। सेमीकंडक्टर या चिप बाजार में ताइवान की बड़ी हिस्सेदारी है। सिलिकॉन से बने इस चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, कार, फ्रिज, घर में मौजूद कई उपकरणों में होता है और छोटे आकार की ये चिप किसी भी उपकरण को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने नेपाल के मानसलू पर्वत को फतह किया है। ये दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार ने 25 सितंबर को इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 8,163 मीटर है। इस पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी। आईटीबीपी ने ट्विटर पर दोनों अधिकारियों का वीडियो भी शेयर किया है। दोस्तों, एक बार फिर से रशिया का धोखे देने का अंदाज सामने आया है। अब खबर आ रही है कि ड्रैगन को परमाणु पनडुब्बी दे सकता है रशिया। इससे टेंशन भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी बढ़ेगी। अमेरिका जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऑकस सैन्य गठबंधन उसने बनाया है, जहां अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइलें देने जा रहा है, वहीं ब्रिटेन परमाणु हथियारों से लैस अपनी पनडुब्बियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में ठिकाना बनाने जा रहा है। ऐसे में चीन बौखला गया है। वहीं अब ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया अपनी अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी चाइना को मुहैया करा सकता है। अगर रशिया ऐसा करता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। एशिया टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से रूस अपनी सबमरीन तकनीक को शेयर करने से परहेज कर सकता है। रूस की सबमरीन तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। रूस ने केवल अपनी परमाणु सबमरीन भारत को लीज पर दी है। भारतीय नौसेना 1987 से इसका इस्तेमाल कर रही है। अगर रूस परमाणु सबमरीन को बेचना शुरू कर देता है तो उसके पास खरीदने वालों की लाइन लगना तय है। रूस को अगले 12 महीनों में 3 परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली है। ये पनडुब्बियां उसी तरह की विनाशकारी है जैसे कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, रूस और चीन के बीच नौसेना सहयोग भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दोनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं और इसीलिए चीन को वो अपनी परमाणु पनडुब्बी दे सकता है और ऐसे में चीन की परमाणु ताकत और बढ़ जाएगी और वो पूरी दुनिया में कहीं भी अपने परमाणु सबमरीन को भेजने में सफल हो जाएगा। वहीं भारत के लिए ये खतरनाक होगा क्योंकि चीनी ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर है। चीन हिंद महासागर पर राज करना चाहता है और इसीलिए वो पाकिस्तान के ग्वादर में अपना नेवल बेस बना रहा है। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल लेवल में बदलाव आ रहा है। कोई किसी का साझेदार नहीं है और कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब मौका परस्त है। इसीलिए अब आप सबकी आंखें खुलनी चाहिए। जिसे आप ये समझते हैं कि रशिया हमारा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोई किसी का नहीं है। इसीलिए भारत को यहाँ पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ड्रैगन का एक बार दोहरा चेहरा फिर से सामने आया है। भारत के साथ एलएसी पर शांति बहाली के लिए दर्जन भर से ज्यादा बैठक करने वाला चीन साजिशों का ताना बाना बुन रहा है। जी हाँ, एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है बल्कि पीठ में खंजर मारने वाला काम कर रहा है। हाल ही में जो खबरें आई है उसके मुताबिक एलएसी से सटे इलाकों में चीन की सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन उन क्षेत्रों के नजदीक भेजे जा रहे हैं जहां पर भारत के सैनिक तैनात हैं। दौलत बेग ओल्डी और गोगरा हॉट समेत विवाद वाले कई हिस्सों में चीन की ड्रोन की हलचल देखी जा रही है। इसके अलावा चीन ने एलएसी के पास अभी भी 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चीन जबरन कब्जाए हुए तिब्बत पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, खास करके उसके रडार सिस्टम का। ऐसे में अब भारत की आंख नाक कान सब खुल चुके हैं और भारत ने अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। लगातार भारत भी निगरानी कर रहा है चाइना की। दोस्तों, इराक पाकिस्तान से 12 JF थंडर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इराकी सरकार पाकिस्तान से 12 JF-17A ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को हासिल करने की योजना बना रही है।
और कथित तौर पर इस सौदे के लिए $60 करोड़ से अधिक का भी आवंटन किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पश्चिम एशियाई देश पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदने वाला इराक पहला अरब इस्लामिक देश बनेगा। इराक ने पहले पाकिस्तान और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इराक के रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।